हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर। हम लोग बात कर रहे हैं आपके हाई स्कूल के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उसके समीकरण की। आज हम लोग बात करेंगे उसमें कुछ बचे खुचे टॉपिक की, फिर उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस पे। सिलेक्टेड क्वेश्चंस इस बात पे हम लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी अगर आप लोगों को पूरा पढ़ना है, फुल सॉल्यूशन देखना है, पूरा जितना भी आपका क्वेश्चन है, जितना भी कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, सारा कुछ अगर आपको पढ़ना है तो आप राजीव क्वेश्चन बैंक को नीचे दिए गए वेबसाइट पे जा करके आप परचेस कर सकते हो। ठीक है ना। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो कि रह गए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस को भी करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जो भी टॉपिक हम लोग छोड़े थे उसकी बात कर लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। पहले पेन चूज कर लेते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन की, यानी कि हमने केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन तो पढ़ा था भाई साहब। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, कितने प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो मैंने आप लोगों को 5 टाइप का केमिकल रिएक्शन लिखाया था, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था भाई साहब? मतलब पूरा नहीं पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको विस्थापन अभिक्रिया तक पढ़ाया था ना। और विस्थापन अभिक्रिया किस तरह से रिएक्शन होता है उसका, और कौन कौन सी ऐसे परमाणु हैं अथवा अणु हैं जो किसी दूसरे को विस्थापित कर देंगे, विस्थापित करने के बाद स्वयं जुड़ जाएंगे। तो भाई साहब वो सब तो हमने क्लियर कर लिया था। आज हम उसके आगे की बात करेंगे। आज हम लोग बात करने, अच्छा एक बार रिवाइज करा देते हैं, फटाफट रिकैप करा देते हैं। आप लोग पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाओ। आज हम लोग रिकैप करने जा रहे हैं जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया ना, उसको फटाफट कॉन्सेप्ट को रिकैप कर लेते हैं 5 मिनट के अंदर। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं आप लोगों को इसका मैंने डिफिनेशन लिखाया था। माने कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में कंबाइन करते हैं या फिर आपस में इस तरह से रिएक्ट करें, आपस में इस प्रक्रिया मतलब ऐसी प्रक्रिया हो जिसके थ्रू वो क्या हो जाए, उनका केमिकल नेचर चेंज हो जाए। मतलब कुछ ना कुछ तो प्रक्रिया होगी, अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये तो बाद में बात करेंगे कि भाई कौन सी प्रक्रिया हो रही है, तो उसी को तो नाम दे देते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है कि नहीं? ठीक है, यानी कि आपको 2 या 2 से अधिक पदार्थ दिए गए थे। अब जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपको दे दिए गए हैं भाई साहब, उनका कुछ ऐसा उनके अंदर प्रक्रिया चलेगी जिससे उनका केमिकल नेचर चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा भाई साहब? केमिकल नेचर चेंज हो जाएगा और पदार्थ पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी वो किस परमाणु से बना था, वो परमाणु तो वही रहेगा, जो परमाणु हमने रिएक्टेंट साइड पे लिया है वो प्रोडक्ट साइड पे भी रहेगा। ठीक है ना। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ प्रक्रिया के बाद नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो भाई साहब जब आपने 2 या 2 से अधिक पदार्थों को लिया था, इन दोनों पदार्थों के बीच में उनके इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ होगा। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होने की वजह से 2 पदार्थ आपस में जुड़ पाए होंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है। या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं, उनका ब्रेक डाउन हो गया होगा। ठीक, जो हमने कोई अणु लिया था उसमें ब्रेक डाउन हो गया होगा, तो उससे नए नए पदार्थ बन गए होंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है। यानी कि हम मेनली बात करेंगे कि जब भी कभी रिएक्शन हम लोग बात करते हैं तो उसमें सिर्फ हम लोग ये देखते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, ना प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है ना ही न्यूट्रॉन का स्थानांतरण होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं और नाभिक को तोड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और जब उसको तोड़ा जाएगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और ये एनर्जी तभी क्रिएट हो सकती है जब उसको हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, अपने से देंगे। ठीक है। और ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं जैसे आप लोगों ने न्यूक्लियर बम वगैरह मतलब सुना होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा अगर कुछ बहुत जानकारी रखते हो, या फिर आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो अमेरिका था, जापान के नागासाकी में परमाणु हमला किया था कि नहीं किया था? किया था ना। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। उसके बारे में बात छोड़ो भाई साहब। बात यह है कि अगर प्रोटॉन को न्यूक्लियस को तोड़ के जाना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो भाई जब न्यूक्लियस को तोड़ना है तो उसके लिए हम लोगों को एक्सटर्नल एनर्जी उसको देना पड़ेगा। बहुत सारे एनर्जी हम लोगों को उसको
देना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं भाई साहब केमिकल रिएक्शन की। मैंने आप लोग को डिफिनेशन बता दिया, डिफिनेशन आप लोग ध्यान से सुन करके उसको लिख भी सकते हो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भाई साहब कुछ ऐसे परमाणु पदार्थ होते हैं, जैसे हमने बताया था ना कि ये आ जाओ देख लेते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि NaCl है, ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं पे करना चाहें तो मैग्नीशियम के साथ Cl2 क्यों जोड़ते हैं भाई साहब? यहाँ पे देखो सोडियम के साथ एक क्लोरीन है, जबकि मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन। ऐसा क्यों होता है ना? हम लोग कभी कभार क्या होता है कि जब हम लोग सूत्र लिखते हैं तो सूत्र लिखने में यही सब हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट होती है हम लोगों के लिए। होती है कि नहीं होती है? इसी में हम लोग क्या हो जाते हैं भाई, डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम लोग कहाँ लिखें भाई साहब, नहीं पता चल पाता ना। तो अगर हम लोगों को ये सारी जानकारी गेन करनी है तो हम लोगों को एक चीज पता होना चाहिए। वो चीज क्या है भाई साहब? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है वो चीज? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको ये चीज पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उस चीज से आप सारी केमिस्ट्री को निपटा सकते हो। मैं इस बात का आप लोगों को मतलब चैलेंज तो नहीं दे रहा हूं, बस आप लोगों को एक भरोसा दे रहा हूं कि अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है डिटेल में, तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, जो कि आज हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने केमिकल रिएक्शन का आपको परिभाषा बता दिया भाई साहब। इसके बाद हम लोग मूव करने जा रहे हैं कि हम किसी भी रासायनिक सूत्र को कैसे लिख सकते हैं। सिंपली अगर हम बात करना चाहें रासायनिक सूत्र लिखने के लिए, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम लोग उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कैसे बता सकते हैं, यानी कि किसी परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कैसे बता सकते हैं। अब जब वो इलेक्ट्रॉन आप बता लोगे, तभी तो आप बताओगे कि ये इतने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होने की वजह से ये आपस में 2 परमाणु आपस में जुड़े हैं। अब भाई आपको कैसे पता चलेगा कि बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आपको ये तभी पता चलेगा जब आप किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तभी आपको पता चल पाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए हम उसके बारे में फटाफट थोड़ा सा बात कर लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को बुरा लग जाएगा, कहोगे कि सर आप डायरेक्ट ही मूव कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, अगर हमको आगे बढ़ना है, रिकाइप करा रहे हैं तो क्या होगा, हम लोग उसकी भी बात कर लेंगे। हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी बात कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फटाफट आप लोग जो बच्चे इसको नहीं, पहली बात सभी लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं कहोगे तो मुझे आता है। अभी जब मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा तो कहोगे सर नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या करिएगा, पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, जितना भी मैं आप लोग को बताता जाऊं उतना आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है भाई साहब, चलिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को जब डिस्ट्रीब्यूट किया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग कोषों में बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यही तो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब भाई साहब जब आप अलग अलग कोषों में बांटते हो इलेक्ट्रॉनों को, तो उनको बांटने के लिए आपको कुछ कोष सिलेक्टेड होने चाहिए, और वो कोष जो होते हैं, एक होता है S, एक होता है P, एक होता है D, और चौथा नंबर का होता है F। ठीक है? ठीक नहीं? ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हमें इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो भाई साहब हमें कुछ कोष लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? कोष। और वो कोष कौन कौन से होते हैं? S होता है, P होता है, D होता है और F होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये F लिखा हूं, ये मेरे स्टाइल का F, ये बाबू राव का स्टाइल है भाई साहब। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये बाबू राव का स्टाइल है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम यस कोष की बात करते हैं तो इसमें मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, चाहे जो भी यस रहेगा, चाहे 1s, चाहे 2s, चाहे 3s, चाहे 4s, कौन भी यस रहेगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा तुम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। पी कोष की अगर हम बात करें तो इसमें मैक्सिमम आप 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, चाहे जो भी रहे, 2p रहे, 3p रहे, 4p रहे, 6p, 5p रहे, कुछ भी p रहे, तो उसमें p में आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। उससे कम हो जाए अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या करोगे भाई साहब? उस टाइम पे आप क्या करोगे, जब कम ही इलेक्ट्रॉन तो कम ही भरो। ठीक है कि नहीं? ठीक है, आपने डी में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 10 भरना है, 10 इलेक्ट्रॉन भरना है, आप लोगों को पता भी है। अगर हम एफ की बात करते हैं तो इसमें मैक्सिमम आप 14 इलेक्ट्रॉन यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। ठीक है ना? इससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं भर सकते, इससे कम हो सकता है। जब अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इससे कम ही रहने दो। ठीक, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। ये तो रही बात हम लोगों के लिए चेतावनी की। किसकी बात रही भाई साहब? चेतावनी। ठीक है ना? ये वार्निंग की बात है कि इसकी ज्यादा आप लोग जा नहीं सकते हो, इससे ज्यादा आपकी औकात नहीं है। ठीक है, हाँ, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है तो नहीं जाना है। अब आगे बात कर लेते हैं, इतना स्पेस है, इतने में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा चटक रंग लेते हैं, और चटक रंग लाल नहीं, हम दूसरा कलर लेते हैं, ये कलर। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उस टाइम पे हमें पहले इलेक्ट्रॉन भरना होगा 1s में। किस में भरना होगा? 1s में भरना होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, दिख तो रहा है। फिर उसके बाद 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, 3d में। 3d में तभी भर सकते हो, अभी बताऊंगा, इसको ब्रैकेट में कर देना क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल होता है, इसकी बात हम लोग जरा सा कर लेंगे एक्स्ट्रा। फिर 4s में इलेक्ट्रॉन भरना, फिर उसके बाद 4p में भरना,
फिर 4d में भर देना, फिर 4f में भर देना, फिर 5s में भरना, 5p में भरना, 5d में भरना, 5f में भरना। ठीक, ये 5 है मेरे स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है, ठीक है ना। हाँ, ये बाबूराव का स्टाइल है। 5d 5f, फिर उसके बाद 6s 6p 6d 6f, फिर 7s 7p 7d 7f। इस तरीके से आप लोगों को इलेक्ट्रॉन भरना है। आप लोग फटाफट लिखिए, ये जितना मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, डी में मैक्सिमम आप 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। बाकी जब इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं तो कैसे क्रम से भरते हैं, मैंने क्रम से आप लोगों के सामने लिख दिया है। देखिए, पहले 1s में भरना है, फिर 2s में, 2p में, 3s में, 3p में, 3d में एक्सेप्शनल होता है, उसको ब्रैकेट में कर दो, फिर 4s में, 4p में, 4d में, 4f में, फिर 5s में, 5p में, 5d में, 5pf में, फिर 6s में, 6p में, 6d में, 6f में, 7s में, 7p में, 7d में, 7f में। इस तरह से आप लोगों को इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले आप लोग ये सारी चीजें नोट करो, तो इसके बाद थोड़ा सा एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं ताकि आप लोग को पता चल सके। फिर आ जाएंगे, मूव कर जाएंगे कि भाई हमने जो NaCl लिखा था और MgCl2 लिखा था, ये कारण क्या है कि Na के साथ 1 क्लोरीन और मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन, ये कारण क्या है, इसके लिए हम लोग बात करेंगे, इसी के थ्रू बात कर लेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भाई हम सब जब फार्मूला लिखते हैं ना किसी का, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है हम लोगों को, ठीक है ना। सिंपल सा मेथड है फार्मूला लिखने का। ठीक, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया, आप लोगों ने इसको नोट डाउन किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन को जरूर सब्सक्राइब किया होगा, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल की। आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल की। हट जाओ आप साहब। चलिए, जैसे हमको करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Na का, हमने जो अभी लिया था ना एग्जांपल में, उसी का कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमको उसको थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप किसी का भी करो, चलो हम कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। आगे 11 का करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 का करोगे, यानी कि सोडियम का करोगे, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है ना, आपको पता है, यानी कि जिसका जितना परमाणु क्रमांक उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये कंडीशन तभी तक वैलिड होती है जब उस पर कोई चार्ज ना हो, उस परमाणु पे कोई आवेश ना हो, यानी कि वो आयनिक अवस्था में ना हो। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। यानी कि अगर जब हम परमाणु की बात करते हैं तो उसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक भाई साहब, इतना आप लोगों को अगर पता होगा तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। अब भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करना है तो हमने कहा था पहले 1s में जाओ। यस में मैंने कहा था कि आपने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यस में मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, आपको पता ही है। यस में मैक्सिमम आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरना है 1s में, फिर 2s में आ जाना, 2s में आ जाना, 2s में तो 2s2, यस में तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। फिर 2p में, p में मैक्सिमम आप 6 इलेक्ट्रॉन भरना। ठीक है, कितना हो गया? 4 6 2 2 4 6 10। अब ये देखो 11 था तो 3s में आ जाते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, 3s में रुक जाओ। हाँ, 2p तक हमने भरा है, तब आ रहा है 3s, तो 3s में भर देते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है? जितना बच रहा है उतना आप भर दो। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। 3s में 1 इलेक्ट्रॉन गया। अब देखो जरा, इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया कि नहीं किया? किया ना। अच्छा, एक बात सुनिएगा आप लोग। कहानी यहाँ पे ये होती है कि भाई साहब आपने जो इसको ब्रैकेट में लिखा था, इसका तो आपने बताया ही नहीं। बात ये है कि आपने 3D को ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों की बात करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, धैर्य होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, फोकस होना चाहिए पूरा मेरे बातों को सुनने पर। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि आपने सर ये 3D को ब्रैकेट में क्यों लिखा है, इसका रीजन ये है कि आपने 3D में इलेक्ट्रॉन भरना भी है, नहीं भी भरना है। और एक कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि जब आप यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों की बात करते हो, किसकी बात करते हो? यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों की बात करते हो, अगर उनका परमाणु क्रमांक 30 या 30 के ऊपर है तभी आपको 3D में इलेक्ट्रॉन भरना है, अन्यथा नहीं भरना है। ठीक है, अगर हम यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों की बात करते हैं, जब उनका परमाणु क्रमांक 30 या 30 के ऊपर होता है तभी हम 3D में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अन्यथा नहीं भरते हैं। और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लिए सब जगह वैलिड है, उसमें 3D में इलेक्ट्रॉन भरा ही जाएगा। ठीक, ये कहानी आप लोगों को मैंने बता दिया। अब आगे बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, इससे हम लोगों को क्या पता चल गया? ध्यान दो, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोगों को क्या पता चल गया? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और देखते भी रहिएगा बोर्ड पे। ठीक है, ये आप लोगों से मेरा आग्रह है। क्या है भाई साहब? आग्रह है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करते हैं
जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, तो इसके लास्ट वाले सेल को देखो। किसको देखो भाई साहब? लास्ट वाले सेल को। लास्ट वाला सेल 3s है कि नहीं है? लास्ट वाला सेल 3s है ना। अब 3s है यानी कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 ही है, क्योंकि लास्ट में तो यही आ रहा है, 3 है सबसे बड़ी संख्या। और 3 कहीं पर है? नहीं है ना। और 3 कहीं पर है? नहीं है, तो यही है सिर्फ इसका लास्ट सेल। अगर हम बाय कोष की बात करते हैं भाई साहब, सबसे आखिरी वाले कोष को पता करो। सबसे आखिरी वाले कोष की जितनी संख्या रहेगी उसको देख लो, और उसके बाद चेक करो कि क्या उस संख्या से मैच करता हुआ और भी आगे की संख्या है। अगर है तो वो भी बाह्य कोष बन जाएगा, अगर नहीं है तो सिर्फ यही उसका बाह्य कोष रहेगा। बाह्य कोष में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है? बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये फर्स्ट ग्रुप का तत्व है। कैसे ग्रुप का है भाई साहब? फर्स्ट ग्रुप का है, ठीक है ना। और कौन से ब्लॉक का है? यस ब्लॉक का है, ठीक, यस ब्लॉक का है ये। और कौन से आवर्त का है? तीसरे आवर्त का, यानी कि थर्ड पीरियड का है। मैंने ये बता दिया। ये कैसे पीरियड का है भाई साहब? थर्ड पीरियड का है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके लास्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट वाले सेल में ये 1 इलेक्ट्रॉन है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और नोट करते रहिएगा। मैं बोलने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से नोट कीजिएगा। बात सुनो। बात यह है कि कोई परमाणु यह चाहता है कि उसके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रहें। कोई भी परमाणु यह चाहता है कि उसके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। फिर से सुन लो, कोई भी परमाणु यह चाहता है कि उसके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, ताकि उसका अष्टक पूरा रहे और वो चिल ब्रो करता हुआ बैठा रहे, माने कि वो करता रहे चिल। ठीक है कि नहीं? ठीक है, वो शांति से बैठा रहे, उसको कोई काम ही नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास सारा का सारा पैसा है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दिया, अब आज भी सुन लो। अब भाई बात यह है कि इसके बाह्य कोष में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको अगर अष्टक पूरा करना है, यहां तो आप देख ही सकते हो कि लास्ट वाला सेल यस है ना। यस है, यस में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। अगर ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 ही इलेक्ट्रॉन ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा? तो अष्टक पूरा हो पाएगा? नहीं पूरा हो पाएगा। तो भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये अपने कोष से 1 इलेक्ट्रॉन बाह्य वाले से हटा देगा, और जब कोष से इलेक्ट्रॉन हटा तो कोष काहेगा? जब कोष से इलेक्ट्रॉन हटा तो कोष काहेगा? जब कोष से इलेक्ट्रॉन हटेगा तो कोष का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। अब बात ये होती है कि ये कोष ही हट गया। अब ये लास्ट वाला कोष बनाइए 2p, और बड़ी संख्या 2 कहीं और पर है? हाँ, ये है। अब देखो जरा, इसके लास्ट वाले सेल में टोटल 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं? यानी कि अगर ये सोडियम को अपना अष्टक पूरा करना है तो इसको अपने बाह्य कोष से इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पड़ेगा। बाह्य कोष से जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा यानी कि उसका कोष हटेगा, तभी इसका अष्टक पूरा हो पाएगा। ठीक है ना? ये कहानी आप लोगों को जितना मैंने बताई, ये कहानी अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो आपकी केमिस्ट्री एकदम भन्नाट हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये कहानी एटॉमिक लेवल तक चलती है, यानी कि हमें केमिस्ट्री, पहली बात जितनी भी केमिस्ट्री होती है हम पूरा एटॉमिक लेवल से ही खत्म करते हैं। ठीक है ना? हाँ, थोड़ा सा ऑर्गेनिक में हम लोग को और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, रिएक्शन मैकेनिज्म, और उसमें हम लोगों को क्या कहते हैं, उसको कौन सा रिएक्शन है टाइप ऑफ, या फिर इसमें कौन सा हम लोग कैटलिस्ट प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना? उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा सा टफ होता है, यानी उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोग अप्लाई नहीं करते। बाकी जब तक हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक की, और जब तक हम बात करते हैं फिजिकल की, तो ये सारी चीज़ें उसमें अप्लाईकेबल होती हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। आप लोग इसको क्या करिएगा, नोट डाउन करिएगा। ठीक है? हाँ, अच्छे से नोट डाउन करो, तभी आगे बढ़ पाते हैं। ठीक, ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में सारा चीज बता दिया है, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा भी दिया है। अब आगे बात करते हैं कि सोडियम के साथ क्लोरीन 1 ही जुड़ता है, जबकि मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन 2 क्यों जुड़ता है, इसका रीजन हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। मैंने आप लोग को उस रीजन को पता करने के लिए ये सारा बवाल मैंने आपको पढ़ा दिया है। आगे मूव करते हैं, इसको थोड़ा सा सेव करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप सेव हो जाओ, फिर हम लोग आगे बढ़ जाए। हाँ, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाते हैं। हो सकता है कि ब्लैंक आगे भी हो, अगर नहीं भी होगा तो हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, इसको हटा ही देते हैं। हट जाओ। अब आ जाते हैं पेन लेकर, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था कि भाई साहब ये जो सोडियम होता है, सोडियम के साथ 1 ही क्लोरीन होता है कि नहीं होता है? जबकि हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम के साथ हम लोगों को 2 क्लोरीन जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था सोडियम का। किसका किया था भाई साहब? सोडियम का किया था। तो सोडियम का बाह्य कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा था? 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा था ना, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा था। यानी कि मैंने अभी बताया भी था कि सोडियम अपने बाह्य कोष से 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहानी ये होती है कि कोई भी परमाणु यह चाहता है कि उसके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, और 8 पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए इसको एक अपना इलेक्ट्रॉन बलिदान देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ठीक है ना? ठीक, माने कि 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम छोड़ेगा। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई साहब? क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। अगर आप क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहोगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5।
ठीक है, ये होता है क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान दो, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। देखिए जरा इसके लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। लास्ट वाला सेल आपको फाइंड आउट करना मैंने सिखाया था, जो लास्ट में सबसे बड़ी संख्या होती है। देखो 3p है ना, 3 और कहीं पर है, हाँ ये है 3 है, तो ये दोनों बाह्य कोष बन गया। और कहीं पर 3 है नहीं है, तो ये दोनों बाह्य कोष बन गए और दोनों के पास टोटली कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। और कहानी फिर से वही आती है कि कोई परमाणु यह चाहता है कि उसके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, कोई भी परमाणु यह चाहता है कि उसके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि इसके बाह्य कोष में सिर्फ 7 है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट वाला कोष p है, लास्ट वाला कोष p है, p की मैक्सिमम क्षमता 6 होती है, लेकिन यहाँ पे 5 ही इलेक्ट्रॉन भरा गया है ना, यानी कि अभी 1 इलेक्ट्रॉन लेने की इसके पास क्षमता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेने की इसके पास क्षमता है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, क्या करेगा भाई साहब, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन इसके 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा कि नहीं। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देकर खुश होता है, जबकि क्लोरीन की बात करें 1 इलेक्ट्रॉन लेकर खुश होता है, यानी कि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यानी कि सोडियम के साथ हमें सिर्फ एक ही क्लोरीन जोड़ना है। यहां तक आपको प्रूफ मैंने कर दिया। बाकी हम लोग बात करने जा रहे हैं मैग्नीशियम के बारे में। थोड़ा सा इधर हाँ यहीं पे बात कर लेते हैं, ये सोडियम है, यहाँ पे बात कर लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आप लोगों को पता है। मैग्नीशियम के अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में ले जाते हैं, अच्छा हटा देते हैं। मैंने इसको आपको दिखा ही दिया है ना, हाँ मैंने आपको बता दिया ना कि सोडियम के साथ आपने कितना जोड़ना है। ये हो गया क्लोरीन का, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि जगह भी रहे। क्लोरीन के बाह्य कोष में हम लोगों ने 7 इलेक्ट्रॉन देखा, ठीक है, और सोडियम के बाह्य कोष में हम लोगों ने 1 इलेक्ट्रॉन देखा। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ले दे करके रिश्ता बना लिए, शादी कर लिए। आगे चलिए मूव करते हैं। अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, और 12 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा भाई साहब, 1s2 2s2, बताओ 1s2 2s2 2p6 3s2। ध्यान दीजिएगा 12 हुआ ना, 2 2 4 6 10 2 12। अब ध्यान दीजिएगा इसका लास्ट वाला सेल 3s है, लास्ट वाला सेल दिख रहा है आप लोगों को, 3s है। लास्ट वाला सेल क्या है भाई साहब, लास्ट वाला सेल 3s है कि नहीं है। अब देखो 3 सबसे बड़ी संख्या इसमें है, और कहीं पर 3 और है नहीं है, तो सिर्फ यही है बाह्य कोष। और बाह्य कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि मैग्नीशियम की बात करें, तो मैग्नीशियम के बाह्य कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, इधर रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीशियम के बाह्य कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया ना। अब ये बात होती है कि भाई साहब अब अगर हम मैग्नीशियम के अष्टक को पूरा करना चाहें, तो देखो इसके लास्ट वाला सेल यस है ना, यस में लिमिट है 2 इलेक्ट्रॉन की। अब भाई जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो तुम्हारा अष्टक कहां से पूरा हुआ, नहीं हुआ ना, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, अपने बाह्य कोष से 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पड़ेगा। जब ये छोड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो जरा ये वाला भी बाह्य कोष बनेगा, ये भी बनेगा, और टोटली इनके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई साहब, हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, हाँ हो जाएगा सर, हो जाएगा, ठीक है ना। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कब होगा, जब ये अपना बाह्य कोष से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। यानी कि मैग्नीशियम की क्षमता है 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने की। और क्लोरीन के तो बाह्य कोष में भाई अभी तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था, क्लोरीन के बाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यानी कि इसकी क्षमता है 1 इलेक्ट्रॉन लेने की। कितनी है क्षमता भाई साहब, 1 इलेक्ट्रॉन लेने की है। कितनी क्षमता है भाई साहब, 1 इलेक्ट्रॉन लेने की है। तो क्या करेगी क्लोरीन को 2 आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई इसने तो 2 इलेक्ट्रॉन देना है, क्लोरीन को सिर्फ 1 लेना है। तो क्लोरीन क्या करेगी, क्लोरीन को 2 क्लोरीन हम लोगों को लाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये देखो हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, MgCl2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई साहब, MgCl2 लिखते हैं। ये आप लोगों को मैंने सारा का सारा रिप्रेजेंट किया है। ये डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कितना सीख पा रहे हो। अगर आप लोग सीखने के माइंड से बैठे होगे तो जरूर आप लोग सीखते होगे। जितना भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, यही कॉन्सेप्ट पूरी केमिस्ट्री में आपके अप्लाइकेबल होने वाले हैं। अभी आपको मैंने 10 मिनट के अंदर जितना भी आप लोग को कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, ये 10 मिनट के अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा, ये पूरी केमिस्ट्री में हर जगह अप्लाइकेबल होती है। अगर आपने इसको सीखा तो आपकी केमिस्ट्री एकदम भन्नाट हो जाएगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप ये शुरू से लेक्चर देखिएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम लोग आगे मूव कर जाते हैं। आगे मूव करने से पहले आपको ये बता दें कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना। केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको डिफिनेशन पहले ही बता दिया, पहले भी बताया था। अगर हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करते हैं, तो उसमें मैंने आपको 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ाया था। जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, और क्या पढ़ाया था, विघटन अभिक्रिया, और क्या पढ़ाया था हमने पढ़ाया था आपको विस्थापन अभिक्रिया। हमने आपको बताया था वो क्या कहते हैं उसको,
रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है, मैंने संयोजन पढ़ाया, वियोजन पढ़ाया, और आपको क्या पढ़ाया भाई, संयोजन, वियोजन, विघटन और विस्थापन। ठीक है, संयोजन, वियोजन, विघटन, विस्थापन, ये आपको मैंने पढ़ा दिया। संयोजन, वियोजन, विघटन, विस्थापन मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है ना, विस्थापन अपक्रिया मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया है। आप लोग अगर नहीं पढ़े हो तो आप जाकर के मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को ध्यान से देख सकते हो, आप लोग अटेंड कर सकते हो, जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट मजबूत हो सके, ताकि आप लोग क्वेश्चन करने में एबल हो सको। ठीक है ना, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे बात करने के लिए हम लोगों को कौन सा टाइप पढ़ना पड़ेगा। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। किसकी बात करने जा रहे हैं भाई साहब, रेडॉक्स रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं, यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया की हम लोग बात करने जा रहे हैं। हम लोग बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करते हैं रेडॉक्स की, तो रेडॉक्स में दो टर्म आते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन का और दूसरा होता है रिडक्शन का। यानी कि अगर हम रेडॉक्स की बात करते हैं तो इसमें दो टाइप की अपक्रिया को हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, एक ऑक्सीकरण अपक्रिया और दूसरा अपचयन अपक्रिया। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम बात करते हैं रेडॉक्स की, तो उस केस में जब हम अपक्रिया करा रहे होते हैं तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ में ही हो रहे होते हैं, कि कोई ऑक्सीकृत हो जाता है, कोई अपचयित हो जाता है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग स्टार पॉइंट लगा के हेडिंग लगाइएगा, स्टार पॉइंट लगा के हेडिंग लगाइएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है भाई साहब, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप लोगों ने हेडिंग लगाना है फटाफट। ठीक, यानी कि ऑक्सीकरण अपक्रिया, इसको ऑक्सीकरण अपक्रिया ही तो कहते हैं। अच्छा बोल दो हिंदी में, सर आप हिंदी नहीं पढ़ा रहे हो, मैं हिंदी ही पढ़ा रहा हूं भाई साहब। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ठीक है ना। ऑक्सीकरण अपक्रिया की अगर हम बात करें तो मेरी बात गौर से सुनिएगा, जब कभी अपक्रिया ऐसी हो रही हो, क्या हो रही हो, ऐसी हो रही है, यानी कि ऐसी अपक्रिया जिसमें क्या हो जाए भाई, किसी अणु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव हो सके और हाइड्रोजन रिमूव हो सके, यानी कि हाइड्रोजन हट सके। किसी अपक्रिया में जब किसी अणु के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है, ठीक है, उसको ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। या फिर सीधे सीधे हम लोग बात करना चाहें, ऑक्सीजन जुड़े या फिर वहां पे कोई अन्य प्रबल इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि विद्युत ऋणात्मक तत्व आके जुड़े। ठीक है ना, मेरी बात गौर से सुनो एक बार। मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीकरण अपक्रिया की। ऑक्सीकरण अपक्रिया ऐसी अपक्रिया है जिसमें किसी अणु के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है, ठीक है, उसको ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब यहां पे बात होती है कि क्या सिर्फ ऑक्सीजन ही जुड़ सकता है? नहीं, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण होगी, लेकिन इसके साथ साथ हो सकता है कि कोई प्रबल इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ जाए। यानी कि किसी अणु के साथ अगर प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ेगा तो वो भी ऑक्सीकरण अपक्रिया हो जाएगी। आपको मैंने बता दिया है डिफिनेशन, आप ध्यान से सुन करके इसको लिख सकते हो। यानी कि अगर हम बात करें ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी अणु के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल बात करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपने किसका ऑक्सीडेशन कराना है, जैसे हम बात कर लेते हैं, रुक जाओ, आपने लिया मैग्नीशियम, क्या लिया भाई साहब? मैग्नीशियम लिया, ठीक है। प्लस में आपने लिया, क्या ले लिया भाई साहब? H2O ले लिया, जल ले लिया, पानी, ठीक। अब क्या हो जा रही है, ये तो आपकी विस्थापन अपक्रिया होगी। एक बात सुन लो, जब कभी भी हम कोई भी रिएक्शन पढ़ते हैं, चाहे हम पढ़े संयोजन अपक्रिया, चाहे वियोजन अपक्रिया, चाहे विस्थापन अपक्रिया, चाहे विघटन अपक्रिया, आपने कोई भी अपक्रिया पढ़ना है तो उसमें जरूर से जरूर आपको देखने को मिलेगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण और अपचयन होना एक प्रकार का नेचर है, ठीक है ना। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हर एक प्रकार की अपक्रिया में लगता ही लगता है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, आपने किसी, जैसे हम बात कर लेते हैं, ये देखो मैग्नीशियम है और ये जल है, इस जल में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? MgO बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना MgO। अब भाई बात ये है कि यहां तो विस्थापन अपक्रिया हो रही है, तो आपने कैसे कह दिया ऑक्सीकरण अपक्रिया? ऑक्सीकरण अपक्रिया होना, अपचयन अपक्रिया होना उसकी प्रकृति है, ठीक है ना, कि उसका प्रकार है,
ठीक है कि नहीं, ठीक है, उसकी प्रकृति होती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन की प्रकृति ये होती है कि उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन जरूर होगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो आपस में परमाणु ना तो जुड़े ना ही टूटे। समझे कि नहीं समझे? और कभी जुड़ते हैं जब इनमें इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है, और जब इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है, जब इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है तो इसमें प्लस माइनस का भी खेल होता है कि नहीं होता है? होता है ना। और एक बात कर लेते हैं भाई, जब कोई टूटता है तो उसमें भी प्लस माइनस का खेल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है भाई, अदला बदली हो जाता है कि नहीं हो जाता है? होता है, तभी तो ऑक्सीकरण होता है। ध्यान दीजिएगा, आगे हम बात कर रहे थे इसकी, अब यहाँ पे ये बन गया। यहाँ पे मैग्नीशियम देखो 0 में था, जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो मैग्नीशियम पे 2 प्लस जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसकी टेंडेंसी ये होती है, अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक मिनट चेक करो आप, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आ जाओ, रुक जाओ, मुझे देखना पड़ेगा, तभी तो हम आपको बता पाएंगे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है, आपने पता है 8 होता है ऑक्सीजन का। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p4। देखो इसके बाएं कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई साहब? 6 इलेक्ट्रॉन है। कोई बात नहीं, मैं सही बताया था, लेकिन फिर भी हमें चेक तो करना ही चाहिए, है कि नहीं? इसके लास्ट वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है भाई साहब? 2 इलेक्ट्रॉन की। अष्टक पूरा करना है ना, 8 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष में रखना है कि नहीं रखना है? अगर अष्टक पूरा करना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देने में सक्षम भी है, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी जैसे मैंने पहले किया था कि नहीं किया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उससे हम लोगों ने पता लगाया था कि मैग्नीशियम के बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार बैठा रहता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए ऑक्सीजन क्या करेगा भाई साहब? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पे 2 माइनस का चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? अगर इस पे 2 माइनस का चार्ज आएगा तो उतना बैलेंस करने के लिए इस पे प्लस का उतना भी चार्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 2 प्लस का चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैग्नीशियम 0 से +2 में जा रहा है ना, यानी कि मैग्नीशियम का क्या हो रहा है भाई साहब? ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को ये सारी बातें पता होनी चाहिए। मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, आपने क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है। और सीखने के लिए तो आप लोग क्या कर रहे हो, सुन रहे हो मेरी बात को ध्यान से, ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं, आपने इसको नोट डाउन किया, हम आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे आ ही गए हैं तो थोड़ा सा ऑक्सीकारक की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, आपने ध्यान से सुना। हम इसी में थोड़ा सा और छोटा सा टॉपिक की बात करते हैं। इसको पहले हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको क्लीन करते हैं। अच्छा क्लीन नहीं करते हैं, हाँ क्लीन ही कर देते हैं भाई साहब। अच्छा क्लीन कर देंगे तो ये हो जाएगा पूरा, इसको हटा ही देते हैं, आप हट जाओ। ऑक्सीकरण मैंने आपको बताया। अब थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं कि ऑक्सीकारक क्या होता है, ठीक है ना? हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ऑक्सीकारक क्या होता है। क्वेश्चन तो हम लोग फटाफट कर लेंगे, बाकी हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो जान लेते हैं। अगर हम ऑक्सीकारक की बात करते हैं, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं, भाई साहब मेरी राइटिंग पे आप लोग कभी मत जाना, ठीक है ना? हाँ, मेरी राइटिंग बचपन से, एक बात बता दूं, किसी की राइटिंग और शक्ल कभी भी नहीं सुधर सकती है। हम लोग ऑक्सीकारक की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो मेरी बात गौर से सुनिएगा। यहां पे अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं तो इसमें हम लोग बात यह कर सकते हैं कि कुछ ऐसे परमाणु अथवा अणु जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर दे। क्या कर दे भाई साहब? दूसरे को ऑक्सीकृत कर दे और स्वयं क्या हो जाए? अपचयित हो जाए, ठीक है ना? जैसे हम लोग विस्थापन अपक्रिया की बात कर रहे थे, उसमें आपको मैंने केमिकल सीरीज बताया था ना। केमिकल सीरीज में मैंने ये बताया था कि जो ऊपर के परमाणु होते हैं वो दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, यानी कि स्वयं जुड़ जाते हैं। अब भाई जब स्वयं जुड़ रहे हो तो आप क्या हो रहे हो? आपका ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे का अपचयन हो रहा है। लेकिन जो हट रहा है स्वयं अपचयित होकर के दूसरे को तो ऑक्सीकृत कर रहा है। जो हट रहा है विस्थापन अपक्रिया में स्वयं को अपचयित करके दूसरे को ऑक्सीकृत कर दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि वो दूसरे के लिए क्या हो गया भाई? ऑक्सीकारक, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है कि नहीं? ठीक है, यानी कि ऐसे परमाणु अथवा अणु जो दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं और स्वयं अपचयित हो जाते हैं, उनको ऑक्सीकारक कहा जाता है। मैंने आपको यह बता दिया, आप लोग इसको सुनो और लिखो, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। क्लीन हो जाओ अब। हाँ, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा बात करें तो हम लोगों ने रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बात नहीं किया, तो आपको बता देता है अपचयन अपक्रिया, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन।
रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि यहां पे हम बात कर लेते हैं अपचयन अभिक्रिया की। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम अपचयन अभिक्रिया की बात करें तो मेरी बात गौर से सुनिएगा। इसमें अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे ही होंगे, नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगर हम रिडक्शन रिएक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया की बात करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अथवा अणु का रुक जाओ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अथवा अणु से, ठीक है ना, किसी परमाणु अथवा अणु से हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है। किसी परमाणु अथवा अणु से हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व जो होगा उससे अगर हट जाए और ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, इसका अपचयन हो रहा है और वो हो जाती है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया होता है। ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो भाई साहब थोड़ा सा आप एग्जाम्पल बता दो। एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बात कर लेते हैं, आपने क्या लिया था भाई, आपने, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन ही, क्या दोनों प्रक्रियाएं एक साथ ही हो सकती हैं? अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन अगर हट रहा है तो उसमें हाइड्रोजन ही जुड़े। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ होना आवश्यक नहीं है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। कभी हाइड्रोजन जुड़ सकता है किसी के साथ, या फिर कभी ये हो कि ऑक्सीजन उसमें से हट रहा है तब अपचयन हो रहा है। माने कि आपको जो मैंने दो टर्म बता दिया कि ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो ये दोनों एक साथ हो, ये पॉसिबल होता है पर ये जरूरी नहीं है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं आपसे कि जैसे मैंने बात किया, यहाँ पे देखो जरा किसकी बात करते हैं हम लोग, किसकी बात कर लेते हैं। आपने हाइड्रोजन लिया, ठीक है, आपने क्लोरीन गैस लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन भी जीरो है, क्लोरीन भी जीरो है। जब इस दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा HCl। क्या बन जाएगा भाई साहब? HCl बन जाएगा। अगर इस केस में अगर हम देखना चाहें तो क्लोरीन पे एक नेगेटिव जाएगा। क्या जाएगा भाई साहब? क्लोरीन पे एक नेगेटिव जाएगा, यानी कि क्लोरीन देखो यहाँ से जीरो से किस में गया है? एक नेगेटिव में गया है, यानी कि इसका अपचयन हुआ कि नहीं हुआ? अपचयन हो रहा है कि नहीं? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग अपने बुक से, यानी कि राजीव जो आपका ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन का बुक है उससे आप लोग जा करके देख सकते हो, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल गिवन हैं, आप लोग उसको आसानी से पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। मैंने आपको अपचयन अपक्रिया भी पढ़ा दिया। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपक्रिया को बैलेंस करने का। किसकी बात करने जा रहे हैं? अपक्रिया को थोड़ा सा बैलेंस करने की हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा अगर हम बैलेंसिंग की बात करें, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, इसीलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि ध्यान पूर्वक इस क्लास को अटेंड करिएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। मैं देखता रहता हूं आप लोग क्या करते हो भाई साहब, आप लोग अदरवाइज ले लेते हो। ठीक है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं बहुत कोर क्वालिटी आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है भाई, मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में ही आएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपने पढ़ने की कोशिश किया, समझने की कोशिश किया कि नहीं किया। लेकिन मेरे तरफ से अगर बात की जाए, मेरे तरफ से बात की जाए तो मैं अपना फुल एफर्ट देता हूं, हमेशा फुल एफर्ट देता रहता हूं, पूरा समझाने की कोशिश करता हूं, हर तरह से समझाने की कोशिश करता हूं। बस ये डिपेंड करता है कि आपने उसको समझने की कोशिश किया कि नहीं किया। अगर किया तो आपको समझ में आएगा, नहीं किया तो आपको कभी नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं आज, हम लोग बात कर लेते हैं अपक्रिया को संतुलित करना। किसकी बात कर लेते हैं? अपक्रिया को संतुलित करना, यानी कि बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना। ठीक है, संतुलित करना। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात, एक बात ध्यान से सुन लो। अगर आपसे कभी भी आपसे रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने को पूछे, क्या पूछे आपसे? अगर कभी भी आपसे कोई भी रासायनिक अपक्रिया दे दी जाए, उसका समीकरण दे दिया जाए, ठीक है ना, समीकरण, हम पहले बैलेंसिंग सीख लेते हैं, फिर उसके बाद ये आप लोग के सामने एक
क्वेश्चन आएगा कि कोई समीकरण संतुलित है कि नहीं है, कब हम उसको कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन मैं आप लोगों को बता दूंगा, कंडीशन बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग बैलेंसिंग थोड़ा सा सीख लेते हैं। थोड़ा सा हम 60 में चलेंगे क्योंकि टाइम कम होने की वजह से आप लोग, बस ये है कि आप लोगों को पूरा समझ में आएगा और आप अपने क्वेश्चन को भंडार तरीके से कर सकते हो। अच्छा, संतुलित जब हम करने की बात करते हैं तो भाई साहब संतुलित हम लोग इसलिए इस तरह से करते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अगर हम जब भी संतुलित करना चाहें तो उसमें पहले हम धातु को संतुलित करते हैं। किसको? फर्स्ट नंबर पे आपको धातु लेना है। जैसे बात कर लो, आप सोडियम ले लिया, आपने मैग्नीशियम ले लिया, आपने एल्यूमिनियम ले लिया, आपने सिल्वर ले लिया, आपने क्या ले लिया, आपने जिंक ले लिया। इनको बैलेंस करना है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, कुछ भी आ सकता है इसमें। और सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें, सेकंड नंबर पे आपको अधातु को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है भाई साहब? अधातु, यानी कि आपको नॉन मेटल को बैलेंस करना है। नॉन मेटल क्या हो सकता है भाई? क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? कार्बन हो सकता है, ठीक है। नाइट्रोजन मैंने लिख दिया, नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, ये सारी चीजें, सल्फर भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। आगे हम बात करना चाहें थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। किसको बैलेंस करना है भाई साहब? ऑक्सीजन को संतुलित करना है, ठीक है। अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर पे आपको हाइड्रोजन को संतुलित करना होता है। ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। आपने क्या करना है? इसको नोट डाउन करना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आपकी मर्जी है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो आप लोग क्या कर लो भाई सब नोट डाउन कर लो। मैं थोड़ा सा पानी पीने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं पानी पीने के लिए बहुत 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 प्यासा हूँ, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, अरे बात का बार बार बात ही कर लेते हो। आपने नोट डाउन किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा, अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। क्या शेर था यार, मैं भूल गया। शेर ऐसे कुछ तो था, शेर क्या था भाई साहब? शेर नहीं बोलेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सेव हो जा, सेव हो जा, सेव हो गया। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। मैंने बैलेंसिंग सिखा दिया आप लोगों को। बैलेंस पहले धातु को करना है, फिर अधातु को करना है, फिर ऑक्सीजन को करना है, फिर हाइड्रोजन को करना है। अच्छा, मैं आप लोग कहोगे कि सर इसको तो आपने लिख दिया है, इसको कैसे हम करेंगे? जब आप लोग के सामने कोई क्वेश्चन आएगा ना, उसको मैं उसके थ्रू आपको ये समझा दूंगा। पर अभी आप लोग को थोड़ा सा और समझने की इसमें जरूरत ये है कि जब हम कभी भी देखते हैं कि अगर हम बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं तो बुक में क्या होता है कि पहले हम धातु को बैलेंस कर लेते हैं, उसमें कई सारे स्टेप्स आते हैं कि नहीं? जब तक वो बैलेंस नहीं हो जाता, एक बार लिखते हैं, फिर दोबारा लिखते हैं, फिर तीबारा लिखते हैं, इस तरह से बैलेंस करते हैं। फिर अधातु के लिए हम लोग क्या करते हैं? कई सारे स्टेप। तो हम लोग सिंगल स्टेप में करेंगे। क्या करेंगे भाई साहब? सिंगल स्टेप में। क्यों? क्योंकि हमारे सामने इक्वेशन लिखा रहेगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम कितना काट पीट कर सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर आपको डायरेक्ट मतलब कभी भी ये आ जाए कि आप इसको पूरा स्टेप में सॉल्व करके दिखाओ, तो आपको लिखना पड़ेगा पहले आप संतुलित करो, फिर अगर अनबैलेंस हो जा रहा है तो फिर आप संतुलित करो, फिर इस तरह से कई सारे स्टेप बन जाते हैं, ठीक है ना? ठीक, करेंगे हम लोग उसको भी, अगर उसके थ्रू आएगा करने का तो करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इसका हम लोग बात कर लिए हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद हम लोग आगे मूव करेंगे किस पे? कि कोई रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है अथवा नहीं, ठीक है ना? कोई रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कब होती है? कोई रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है अथवा नहीं, ये कब हम बता सकते हैं? या फिर यहां पे हम सीधे सीधे क्या लिख दें भाई साहब? यहां पे हम इसको ना लिख के हम सीधे सीधे लिख देते, रुक जाओ, एक छोटा सा टर्म, इतना बड़ा क्या लिखने की जरूरत है, छोटा सा लिख देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित होने की शर्त, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया
के संतुलित होने के लिए शर्तें। अरे उतना ही हो गया, उतना ही हो गया, लेकिन ये ज़्यादा हमको करेक्ट लग रहा है, ठीक है ना, ज़्यादा करेक्ट ये है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या क्या शर्त होनी चाहिए कि कोई रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है। फर्स्ट पार्ट में अगर हम बात करें, फर्स्ट नंबर में हम ये कह सकते हैं कि आपने जो अभिकारक की तरफ परमाणु लिया था वही परमाणु प्रोडक्ट की तरफ भी होने चाहिए। अभिक्रिया में परमाणु नहीं बदलने चाहिए, ठीक है कि नहीं, ठीक है, परमाणु वही हो लेकिन उनका पदार्थ चेंज हो जाए भाई साहब, ठीक है ना, पदार्थ चेंज हो जाना चाहिए तभी तो अभिक्रिया हुआ ना। अभिक्रिया में परमाणु नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। अगर हम सेकंड नंबर की बात करते हैं तो भाई साहब आप क्या बता सकते हो सेकंड नंबर में? सेकंड नंबर में आप ये बता सकते हो, ध्यान दीजिएगा, सेकंड नंबर में आप ये बता सकते हो कि आपने जितना परमाणु अभिकारक की तरफ हो उतने ही उत्पाद की तरफ हो, उत्पाद की हो, लिख देते हैं बस, आप लोग समझ जाइएगा। आगे बात करते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे। अगर हम थर्ड नंबर की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा थर्ड नंबर पे क्या आना चाहिए। थर्ड नंबर पे ये होना चाहिए, थर्ड नंबर पे ये होना चाहिए कि दोनों तरफ द्रव्यमान संख्याएं बराबर हो। दोनों तरफ द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए भाई साहब? बराबर हो, ठीक है, बराबर हो। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो फोर्थ नंबर पे हम लोग क्या कह सकते हैं भाई साहब? फोर्थ नंबर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि फोर्थ नंबर पे क्या हो जाएगा भाई साहब? परमाणु समान होने चाहिए, हो गया। परमाणु की संख्या उतनी होनी चाहिए, मोलों की संख्या बराबर होनी चाहिए, मोलों की संख्या बराबर होनी चाहिए। आप लोग इतना फटाफट नोट डाउन करो, ठीक है। इसमें जो भी कहानी लिखा गया है आपने क्या करना है भाई साहब? नोट डाउन करना है, तभी आपको क्या आएगा, पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं भाई साहब, सेव कर लेते हैं, और सेव हो जा तो सेव होने के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। मैंने सारा कुछ आप लोगों को सिखा दिया, अब हमारे मन में कोई डाउट नहीं है ना, तो आपके मन में कोई डाउट होना चाहिए। हम बात कर लेते हैं आगे। आपसे अब बात की जा रही है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है, एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होता है, तो आपसे एक क्वेश्चन आपको अगर दे दिया जाएगा इसमें से, तो आपने 6 नंबर अपने जेब में रख लेना है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, और बार बार पूछे जाने की वजह से ये इस बार भी आने की संभावना, 2024 में भी आने की संभावना इनकी बढ़ जाती है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ,
रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण लिखने की विधि का वर्णन कीजिए, इससे क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं। आपसे कह रहा है कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, रासायनिक समीकरण आपसे पूछ रहा है कि क्या है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जब भी हम लिखते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, रासायनिक समीकरण जब भी हम लिखते हैं तो किसी भी परमाणु अथवा अणु को शब्दों में ना लिख करके उसके हम रिप्रेजेंट करने के तरीके, यानी कि जिससे हम प्रदर्शित करते हैं उसको लिखते हैं। ठीक है ना। रासायनिक समीकरण में शब्द नहीं लिखे जाते। रासायनिक समीकरण जब आपको लिखा जाए, शब्द नहीं लिखना होता। शब्द नहीं लिखा जाता, बल्कि परमाणु अथवा अणु को प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है किसके द्वारा भाई साहब? उसके प्रतीक के द्वारा। जैसे ऑक्सीजन की बात करते हो तो ऑक्सीजन को O लिखते हो, हाइड्रोजन की बात करते हो तो हाइड्रोजन को H लिखते हो, क्लोरीन की बात करते हो तो क्लोरीन को Cl लिखते हो, ना कि ऐसे पूरा का पूरा शब्द ही लिख देते हो। ऐसा तो नहीं होता ना? हाँ, नहीं होता भाई साहब, ये तो हमको सबको पता है। आगे बात करें, जब भी हम किसी रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो जब किसी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तब बाएं तरफ अभिकारक फिर अभिक्रिया प्रदर्शित कर अभिकारक तथा अभिक्रिया तीर के द्वारा प्रदर्शित कर दाएं तरफ उत्पाद को लिखते हैं। ठीक है ना, उत्पाद को लिखते हैं। अगर हम बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? उदाहरण में ध्यान दो, अगर हम इसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका बात करें तो जैसे आपने लिया बाएं तरफ Na प्लस में Cl2 आपने लिया, फिर अब क्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है कि आप तीर लगा दो, फिर उसके बाद आपने क्या लिख दिया? उत्पाद NaCl। ठीक है ना। बाएं तरफ आपने सोडियम और क्लोरीन को लिया जो कि अभिकारक हैं, और दाएं तरफ आपने क्या लिया? NaCl जो कि इसका उत्पाद है। आप लोगों को सामने मैंने बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब इसको पूरा का पूरा मैंने सॉल्व कर दिया है। आपने इसको नोट डाउन करना है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 6 नंबर आपने अपने जेब में इसको भर लेना है। आगे बात करते हैं, इसको सेव करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पे बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न को पूर्ण करके संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अच्छी बात है, चलिए इसको पूरा का पूरा हम लोग लिखते हैं। इसको पहले हम समीकरण प्रदर्शित करते हैं। अगर हम ए वाले का समीकरण लिखना चाहें
तो ए वाले का समीकरण क्या हो जाएगा भाई साहब, बताइए जरा। ए वाले का समीकरण देखिए जरा, सोडियम सल्फेट प्लस बोरियम क्लोराइड आपको दिया गया, क्या दिया गया, सोडियम सल्फेट प्लस बोरियम मैं कह रहा हूं क्या, आपको दिया गया सोडियम सल्फेट Na2SO4 आपको दिया गया है भाई साहब। अब कहोगे सर आपने इसको देख के पहले सोडियम सल्फेट लिखा है, आपने ऐसे कैसे लिख दिया। यही तो ब्यूटी है कि आपने जो अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई साहब, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसी के थ्रू आप पता लगा पाओगे कि अगर उसको अष्टक पूरा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होगा। अब भाई जब इलेक्ट्रॉन उसके पास सफिशियंट नहीं होंगे, ठीक है ना, या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की उतना जगह नहीं होगी, तो क्या करेगा भाई साहब, दो या दो से अधिक उसको परमाणु जो अपने साथ लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा। आप लोग इसको करके देख सकते हो, ठीक है ना, मैंने इसको शुरुआत में ही पढ़ा दिया है। ठीक, Na2SO4 क्या होता है, सोडियम सल्फेट होता है, प्लस में आपको दिया गया बैरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2। आप इसको भी चेक कर सकते हो कि बैरियम के साथ क्लोरीन 2 टुका है जुड़ा है, आप जाके उसको देख लो। अब इसको अब क्रिया में कह रहा है कि आपका बन रहा है बेरियम सल्फेट BaSO4 बन रहा है, प्लस में क्या बन रहा है भाई साहब, क्या बन रहा है इसका, प्लस में क्या बन जाएगा आपका, सोडियम बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, हाँ सोडियम क्लोराइड NaCl, और ये 2 बनेगा। अच्छा बैलेंस है कि नहीं, पहले चेक कर लेते हैं, पहले धातु को बैलेंस करते हैं। धातु इधर 2 है, ठीक है, तो धातु उधर भी, अच्छा धातु इधर सोडियम का 2 है, उधर भी सोडियम का 2 हमने लिख दिया, बैरियम का 1 है, बैरियम का 1 है, चलो रहने दो। अब हम बात कर लेते हैं अधातु। अधातु में इसमें सल्फर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सल्फर है और क्लोरीन है, सल्फर इधर 1 है तो सल्फर इधर भी 1 है, दोनों तरफ है। क्लोरीन देखो उधर 2 है तो 2 क्लोरीन ये है कि नहीं है, है ना, तो इसमें सारा का सारा बैलेंस है। और क्या बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन 4 है तो 4 है, ठीक है ना। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। बी नंबर पे आपसे बात किया जाए, अगर बी नंबर की बात की तो हमसे बी वाले को कैसे रिप्रेजेंट करें भाई साहब, आ जाइए जरा हम लोग देख लेते हैं बी वाले को। बी में कह रहा है कि आपको मर्क्यूरिक ऑक्साइड दिया गया है, क्या दिया गया है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO दिया गया है, ठीक है, आपको HgO दिया गया है, और इसका ऊष्मा द्वारा आपने क्या करा दिया, ऊष्मा के द्वारा इसको आपने तोड़ दिया, ठीक है, ऊष्मा के द्वारा आपने इसको तोड़ दिया। मैग्नीशियम कह रहा हूं मैं, Hg में आपने तोड़ दिया, प्लस में किस में टूटेगा, ऑक्सीजन में टूटेगा, और यहाँ पे अगर हम 2 लिए होंगे, यहाँ पे अगर हम 2 लिए होंगे तो 2Hg होगा और O2 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, आपने इसको नोट डाउन करना है, फिर आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। ये देख लीजिए, आपको मैंने ये बताना भूल गया, यहाँ पे देखो लिखा क्या गया है, यूपी में 2023 में पूछा गया था, यानी कि इसी साल पूछा गया था, अब 2024 में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली क्या करिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसको पहले कॉन्सेप्ट पहले शुरुआत में ही पढ़ा दिया था भाई साहब, इसीलिए तो मैंने पढ़ा दिया ना। इतना अगर मेहनत मैंने किया है तो आपको क्या करनी है भाई साहब, आपको इसको नोट डाउन करना है, ठीक है, मेहनत इतना आप लोग को थोड़ा बहुत तो करना ही होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अगर पूरी कर देते हो तो आपने लेजेंड बन जाना है। चलिए कोई बात नहीं, इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम इसको हटाते हैं, हटाने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। क्या करना है भाई साहब, इसको संतुलित करना है। आपसे कह रहा है कि सब क्रिया को आपने क्या कर देना भाई साहब, यार तुम भी, निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम क्रिया को संतुलित करना चाहें तो ध्यान दो, इसमें क्या कह रहा है भाई साहब कि आपको ये इतना चीज दिया गया है भाई, इतने हमको संतुलित करना है। अरे वाह, इतना सारा दे दिए हो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, है कि नहीं, हम लोग इंसान हैं क्योंकि हम लोग बुद्धिमान हैं, है कि नहीं, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको दिया गया है, क्या दिया गया भाई साहब, पहले वाले में आपको दिया गया है C6H12O6 यानी कि आपको ग्लूकोज दिया गया है, प्लस में आपको ऑक्सीजन दिया गया है। आपने इसको संतुलित करना है। ध्यान दो, आप पहले हम इस सब क्रिया को लिख लेते हैं। आपको CO2 बना रहा है, प्लस इससे आपका क्या बना रहा है, पानी बना रहा है। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग जब संतुलित करते हैं तो पहले हम किसको संतुलित करते हैं, क्या आपको पता है, पहले हम धातु को संतुलित करते हैं। अब धातु इसमें ढूंढो जरा, धातु कहीं पे नजर आ रही है, नहीं धातु तो नहीं नजर आ रही है, तो क्या नजर आ रहा है आपको, हमको नजर आ रहा है अधातु। अधातु क्या है, इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं ना इसमें अधातु। तो चलिए कार्बन है ना इसमें, हाँ कार्बन को चेक करो जरा, इसमें कार्बन 6 है, वहां पे कार्बन 1 ही है, तो यहाँ पे 6 हम लिख देते हैं, प्रॉपर्ली हमने लिख दिया। अब बात कर लेते हैं, कार्बन तो बैलेंस हो गया भाई साहब। अब आप बताओ कि क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन को भी चेक करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 6 है, 6 दूना 12 हो गया, ओ भाई साहब। अब यहाँ पे 6 है, वहां पे 1 ही है, यानी कि वहां पे 12 1 13 है, यहाँ पे कितना है
अगर हम यहाँ पे 6 कर दें, यहाँ पे अगर हम 6 कर देते हैं, 6 करने के बाद ये 12 हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 6, तो 6 12 6 18, ओ भाई साहब सॉल्व हो गया। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, यहाँ पे देखो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ है। यानी कि पहले आपको कार्बन को ढूंढना, यानी कि धातु को ढूंढना है, पहले धातु नहीं है तो कार्बन पे आ जाओ, धातु पे। कार्बन देखो इधर 6 है तो उधर भी 6 होना चाहिए, तो 6 यहाँ पे तो कर नहीं सकते, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब जब मैंने जैसे ही यहाँ पे 6 कार्बन लिखा, ऑक्सीजन को जब हम बैलेंस करना चाहेंगे तो ऑक्सीजन इधर हमको कितना नजर आ रहा है, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 1 13 होता था, 13 होता था, लेकिन इधर तो ऑक्सीजन कितना ही था भाई, इधर था 6 और 2 8। तो क्या करेंगे, यहां तो हम बढ़ाएंगे नहीं, यहां पे नहीं बढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे बढ़ाने के चांस है, यहां पे भी तो ऑक्सीजन है ना, तो यहां पे हम बढ़ा दिए, 6 बढ़ा दिए, तो 6 दूना 12 6 18 हो गया। अब क्या करें भाई साहब, यहां तो 6 दूना 12, इसको तो मैंने किया तो 6 दूना 12 हो गया। अगर हमको अब कितना चाहिए था, 6 चाहिए था, तो 6 यहां पे लिख दें तो 6 दूना 12 हो जाएगा कि नहीं, ओ सॉरी 12 6 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना 12 6 18, तो सारा का सारा बैलेंस है। अब बात यह होती है कि भाई साहब जब कभी भी हम देखते हैं कि किसी रासायनिक क्रिया में जल बन रहा है, तो आपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, उससे आपका हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। देखो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, पानी भी बन रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन इधर जब 12 है तो इधर 6 दूना 12 है कि नहीं है। यानी कि आपने जब कभी भी, यही तो क्या होता है भाई, खूबसूरती होती है। एक एक पॉइंट को हम लोगों को पकड़ के चलना है कि नहीं पकड़ के चलना है, ठीक है ना। माने कि मैंने जैसे आपको बताया कि अभी अगर आपने रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हो, पानी बन रहा है किसी रिएक्शन में, अगर पानी बन रहा है तो आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, हाइड्रोजन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा भाई साहब, बैलेंस हो जाएगा। हम लोग इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद आगे मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या आने वाला है। आ जाइए जरा अगला क्वेश्चन, अच्छा इसको हटाओ तब अगला क्वेश्चन आएगा। ओ अगला क्वेश्चन नहीं आया। अब ये कह रहा है कि बच्चों से आप लोग विदा ले लो, हम विदा ले लेते हैं बच्चों से, क्योंकि हमारा वक्त हो चुका है। यानी कि ये क्लास लंबा खींच गया, मैं मानता हूं लंबा खींच गया होगा, ठीक है, क्लास का टाइम एंड होता है, इसीलिए वक्त हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट करना चाहते हो तो आप लोग क्या करिएगा, अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।